आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के चैनल ज्ञान सुधार सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें आज का, याद कर लेते हैं कुछ बातों को। डेड यानी डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, ये रहा एजो, और डाई कार्बोक्सिलेट ये डाई इथिल। तो ये जो रिएजेंट है मित्सुनोबु रिएक्शन में यूज़ होता है और ये एडक्ट बनाता है फॉस्फीन्स के साथ। और नॉर्मली रिएक्शंस नॉर्मली रिजल्ट इन द इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री। मॉलिक्यूलर सिमेट्री में इन्वर्शन होता है और ये जो रिएजेंट है मित्सुनोबु रिएक्शन में या तो एस्टर्स या ईथर्स या एमीन्स और थायोथर्स बनाने में, किससे बनाने में, अल्कोहल से बनाने में ये मदद करता है। अब मित्सुनोबु रिएक्शन क्या है ये याद कर लेते हैं। ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो अल्कोहल को एस्टर, ईथर, एमीन, थायोईथर इत्यादि में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हैं इसमें डेड लिया जाता है और फॉस्फीन्स लिए जाते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कार्बोनिल, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है और यहाँ पर अल्कोहल लिया गया है, तो यहाँ पर बना है एस्टर। इसी तरह से अमीन इत्यादि भी इससे बन सकते हैं। तो ये रिएक्शन है मित्सुनोबु रिएक्शन और इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो है डेड इसमें यूज़ होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसमें यूज़ हुआ है और इस तरह से एस्टर बना है, अमीन भी बन सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है नोसाइल एमाइड। नोसाइल एमाइड ये है 2-नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ये 2 पोजीशन पे नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेमाइड है ये, और इसको भी मित्सुनोबु रिएक्शन में लिया जाता है और मित्सुनोबु के जो कंडीशंस होते हैं उनमें ये एमिनो ग्रुप, प्राइमरी या सेकेंडरी एमिनो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए नोसाइल एमाइड को, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSNH2, इसको यूज़ किया जाता है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। एक और कंपाउंड है यहाँ पर सीजियम कार्बोनेट। वो एक बेस की तरह रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है और ये इसकी जो है हाई सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, अल्कोहल एंड DMF में ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी है। इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ हायर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी विलेयता अधिक है। साथ ही हम देख लेते हैं एक फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट एन टर्शरी ब्यूटाइल एमोनियम आयोडाइड। तो ये देखिए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं, टेट्राब्यूटाइल, नॉट टर्शरी ब्यूटाइल, सॉरी, एन टेट्राब्यूटाइल एमोनियम आयोडाइड है और इसका जो मेन काम है वो है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट की तरह कार्य करना। फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, उसका मतलब ये है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे रिएक्टेंट्स हमारे ऑर्गेनिक फेज़ में होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक फेज़ में होते हैं। आपको मालूम है ये दोनों आपस में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने में फैसिलिटेट जो करता है, मदद जो करता है, वो फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होता है। ये देखिए इसका ऑर्गेनिक पार्ट, और ये जो है जो चार्ज्ड स्पीशीज़ होते हैं या चार्ज सेंटर्स होते हैं, चार्ज्ड सेंटर्स, ये इनऑर्गेनिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ये वाले जो पोर्शंस होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो रिएजेंट्स और सबस्ट्रेट्स इन सबको आपस में पास में लाने का ये फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट काम करते हैं, जिससे रिएक्शंस आराम से हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के द्वारा या आयोनिक कंपाउंड्स के द्वारा। हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनाइज्ड नहीं होते वो आमतौर पर। तो उनको मिसिबल बनाने के लिए, रिएक्शन को आसानी से होने देने के लिए फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखी और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस हमको दिया हुआ है, यहाँ पर NS भी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, डेट का फुल फॉर्म दिया हुआ है,
और इन दोनों का क्या काम है हमने अभी देखा है। और इसके साथ देखिए सीजियम कार्बोनेट दिया हुआ है और ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें डी प्रोटेक्शन के लिए रिएजेंट्स। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस रिएक्शन से, इन सभी रिएक्शन कंडीशंस से होकर ये कंपाउंड किस तरह से बनता है वो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये OH है, मित्सुनोबु रिएक्शन है, PPH थ्राइस है जिस और डेड है, जिससे हमें ये पता पड़ गया था कि ये मित्सुनोबु रिएक्शन है, कंडीशंस है। ये देखिए यहाँ पर ये है OH है, ये एमिनेशन के लिए है, यानी ये मित्सुनोबु रिएक्शन है, यानी OH ग्रुप यहाँ से जाएगा। तो OH ग्रुप जाएगा, उसकी जगह ये नोसाइल ग्रुप लग गया है। ये देखिए एमिनो इससे आगे आगे जब डिप्रोटेक्शन करेंगे तब प्राप्त हो जाएगा NH ग्रुप। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेस का इस्तेमाल किया गया है। बेस का इस्तेमाल करने से ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो हट जाता है, माइनस चार्ज के रूप में ये आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ जो है यहाँ पर अटैक हुआ और एक इस तरह से रिंग्ड कंपाउंड बन गया, क्योंकि इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। काउंट कर लेते हैं कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 मेंबर्ड रिंग का बनना हुआ न्यूक्लियोफिलिक। और कैसा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये है, इंट्रामोलिकुलर, एक ही अंतः अणु के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, रिंग्ड कंपाउंड बन गया। फिर सिंपल सी बात है, डिप्रोटेक्शन किया, नोसाइल ग्रुप चला गया। और जैसा कि हमें मालूम था कि जो नोसाइल एमाइड है उसका काम है डिप्रोटेक्शन के बाद एमिनो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना मित्सुनोबु कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस में। तो इन सभी बातों को हमने अभी देखा और रिएक्शन को होने देखा। तो ऑप्शन कौन सा था, हमारा आंसर है यहाँ पर डी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस इज द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, ये रिएक्शन कंडीशंस दिए हुए हैं। ये देखिए ये जो इलाइट दिया हुआ है, हीट और हीट इज़ मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका मतलब जो हम सभी ऑप्शंस को, इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं और इसका जो आंसर होगा जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो निकल कर आएगा। किस तरह से याद कर लेते हैं कि जो फॉस्फोनियम इलाइड है वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ वो विटिक रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि इलाइड है और कार्बोनिल कंपाउंड है, तो विटिक रिएक्शन होने के चांसेस हैं। व्हाट इज विटिक रिएक्शन, आप देख सकते हैं कि ये रहा इलाइड और ये है कार्बोनिल कंपाउंड, और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से एल्कीन प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। अगर स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो ई एल्कीन मिलेगा, अगर नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो जेड एल्कीन मिलेगा। यहाँ पर जो आर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आर ग्रुप कहाँ है, ये रहा आर ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऐसे में स्टेबलाइज्ड इलाइड बनेगा। और उसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये बनेंगे एंटीजेजन या ई एल्कीन्स, अदरवाइज बनेंगे जेड एल्कीन प्रोडक्ट। तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट को याद कर लेते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है एक बहुत अच्छा रिएक्शन है कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाने के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि एलाइल विनाइल ईथर को हीट किया जाता है। ये देखिए एलाइल विनाइल ईथर को हीट किया जिससे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुआ और उससे हमें गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर मिला। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है अल्फा बीटा, ये है गामा और ये डेल्टा। दिस इज अल्फा और ये कार्बन है बीटा। तो गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, क्योंकि
ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 इनको प्राइम कर दीजिए। तो यहाँ से ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया, जैसा कि आप इस कंपाउंड में देख रहे हैं। तो यानी ये सिग्मा बॉन्ड जो है इस पोजीशन पे आ गया है, ये देखिए इस पोजीशन पे। तो 3 3 पोजीशन पे आया है, 1 2 एंड 3, यहाँ पर 1 प्राइम 2 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन इसमें हुई है। और इस तरह से आप ये वाले बॉन्ड का शिफ्ट जो है यहाँ पर इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं। ये है क्लेसन रीअरेंजमेंट। इसके अलावा आइए देख लेते हैं कि कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है। कोप रीअरेंजमेंट जो है वो है पहले क्लेजन में हमने ईथर देखा था। यहाँ पर कोप रीअरेंजमेंट जो होता है वो है 1,5 डाइन में थर्मल आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है। 1,5 डाइन है ये, 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन यानी 1,5 डाइन है। थर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया है इस जगह पर। और इस तरह से ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की वजह से शिफ्टिंग बॉन्ड्स की मैंने अभी दिखाई आपको, इस तरह से शिफ्टिंग हुई है। और ऐसा लगता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो 1 2 3 पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन। तो ये 1 1 से उठ के 3 3 में यहाँ पर आ गई है। इसकी पहचान हम नहीं कर पाते यदि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर नहीं होता। इसकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो हम जो कोप रीअरेंजमेंट है उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये दोनों फॉर्म्स एक जैसे लगेंगे। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से अलग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनमें एल्काइल ग्रुप है। ऑक्सीग्रुप जो रीअरेंजमेंट या रिएक्शन है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में इन द स्टार्टिंग आइसोमर। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस बॉन्ड का शिफ्ट यहाँ पर 3 3 ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से हुआ, ये इनॉल मिला और इसमें टॉटोमराइजेशन हुआ, ये कार्बोनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीकोप रिएक्शन होता है, वो भी कोप रिएक्शन का ही एक प्रकार है। पैराक्लेजन जो स्पीशीज़ है उसमें ये देखिए कि ये एरोमेटिक रिंग है, ये एलाइल ग्रुप है। तो और ये ईथर फंक्शन है। इसमें अगर क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है तो ऑर्थो पोजीशन पे ये शिफ्ट हो गया। और उसके बाद एरोमेटिसिटी यहाँ पर क्योंकि चली गई है, इसके एरोमेटिसिटी को रेस्टोर करने के लिए ऑर्थो क्लेजन प्रोडक्ट जो है इस तरह का बनता है। इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड वापस रेस्टोर हो गया, तो ये प्रोडक्ट हमें मिला। इसमें ये भी हो सकता है थर्मल कंडीशन में कि पहले जो है क्लेजन रिएक्शन हो और इस ऑर्थो पे न जाके यहाँ ऑर्थो पे ये ग्रुप लग गया है, उसका कोप रीअरेंजमेंट हुआ है। क्यों? 1 2 3 4 और 5, 5th पे डबल बॉन्ड है, 1,5 डाइन है, ये कोप रीअरेंजमेंट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर वो टूटा है। 1 2 ये इस जगह पे बॉन्ड आई है और ये वाला बॉन्ड टूटा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये अगर बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर बॉन्ड बना है और बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हुई है यूँ करके, तो आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे ये CH2 और ये CH2CH और ये CH2, तो यानी ये रहा CH2CH और CH2, 3 कार्बन आइटम्स जो हैं इस पोजीशन पे लग गए हैं। और उसके बाद फिर इसमें आप देख सकते हैं कि एरोमेटिसिटी रेस्टोर हुई है। एरोमेटिसिटी रेस्टोर इसलिए हुई है क्योंकि अगर कीटो ग्रुप से OH ग्रुप में आ जाएं और 3 डबल बॉन्ड्स इस रिंग में आ जाएगी, एरोमेटिक रिंग हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, इसीलिए इसमें टॉटोमेरिज्म हुआ और हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ, जिससे कि हमें ये पैराक्लेजन कंपाउंड जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इन सभी बातों को हमने ध्यान में रखा। लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन। एक और चीज़ है वो है लैक्टोनाइजेशन। लैक्टोनाइजेशन जो है वो देखिए आप, इंट्रामोलिकुलर लैक्टोनाइजेशन हुआ है, ये एस्टर ग्रुप है, यहाँ पर एक OH है, तो इसमें इस तरह से लैक्टोनाइजेशन हो जाता है। साइक्लिक एस्टर है ये, और उसके साथ ही क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स जो हैं वो भी एरोमेटिक रिंग के साथ आसानी से फेवरेबली आराम से बन जाते हैं।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने सबस्ट्रेट से। सबसे पहले हमको ये इलाइट दिया हुआ था और इलाइट से ये है कार्बोनाइल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ, तो एल्कीन बना है विटिक रिएक्शन के द्वारा। कैसे बना है, अगर आप इसको याद करें तो आप ये सोच सकते हैं कि इसको हटाया और उसकी जगह यहाँ ओ CH डबल बॉन्ड ओ है तो उसको हटाया, और आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ये CH जो है वो ये रहा, और ये CHCOOET ये रहा, CHCOOET इन दोनों के बीच में लग गया डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी था और वहाँ पर ये फॉस्फोरस के साथ था, तो ये आपस में जुड़ गए, ये एल्कीन बन गया। उसके बाद आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एलाइल ईथर है, एलाइल फिनाइल ईथर है, तो इसमें क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ है। ये क्लेजन है, क्लेजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर से इस जगह पे, इस जगह से इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है। इसका पैरा पोजीशन क्या है, इसका पैरा पोजीशन इस जगह पे है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ है, और पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट से ये यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आ गया है। ये देखिए ये ग्रुप, और इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच गया है। एरोमेटिक नहीं है, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है एरोमेटिक सिस्टम रेस्टोर हुआ है, और साथ ही जो ये ग्रुप था, जो ग्रुप ये साइड चेन थी, वो पैरा पोजीशन पे आकर लग गई है। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर इसका इलेक्ट्रोनाइजेशन हुआ, और इलेक्ट्रोनाइजेशन होकर ये रिंग हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हुआ है ये। ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि पैरा पोजीशन पे आप देख सकते हैं, इसके पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस वाज द आंसर एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं TBA सॉफ्ट क्या है। यह टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फेट। टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल, उसके बाद है सिलाइल, सिलाइल ट्राइफ्लोरोमीथेन, ट्राइफ्लोरोमीथेन इसके लिए, और ये रहा सल्फोनेट। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है TBDMS, ट्राइफ्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये उसका फॉर्मूला हुआ है, और इसका काम क्या है, इसका एप्लीकेशन है, दिस रिएजेंट वाज यूज्ड इन फैसिलिटेटिंग रूम टेम्परेचर कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट को कराने में ये मदद करता है रूम टेम्परेचर पर। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, करते हैं हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन। ये देखिए आप, इस ये TBA सॉफ्ट रिएक्शन है, रिएजेंट है ये, और हमें पूछा गया है कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। द आंसर इज बी, हाउ इट हैज़ बिकम। उसको हम देख लेते हैं। इसको आपको करना पड़ेगा, और ये हम अपने रिएजेंट से स्टार्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ये एल्कीन के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है आपस में, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड इस जगह पर आ गया है। एनबिटाइल लिथियम के साथ ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट बना है ये, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आपको मालूम है यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है। और साथ ही में हमें मालूम है कि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। ऑर्गेनोमेटालिक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का इस तरह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस C-
का और कार्बन कार्बन, ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना और ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ये हुआ बीटेन। उसके बाद ऑक्सा फॉस्फेटेन डेरिवेटिव बना है। कौन सा रिएक्शन हुआ है? दिस इज विटिक रिएक्शन की तरह ये वाला रिएक्शन हुआ है और कार्बन फास्फोरस के बॉन्ड्स बीच में से टूटते हैं और विटिक रिएक्शन के नतीजन एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर भी एल्कीन हमें ये प्राप्त हुआ, इसका वर्कअप किया गया। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गई थी मैं, यहाँ पर OH आ जाता है उसके साथ। ये देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इस OH के साथ इसने एडिशन किया और फिर इसका डी प्रोटेक्शन करके, डी प्रोटेक्शन जब होगा यहाँ सिलाइल ईथर डी प्रोटेक्शन, ये जो है यहाँ इसको इस जगह पे लिखा जाना चाहिए था। तो डी प्रोटेक्शन हुआ और डोंट राइट इट हियर, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन और TBDMS का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और आपको ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल फंक्शन प्राप्त हो जाता है। सो दिस इज़ द आंसर। जो डी प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर हुआ है, ना कि इस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हेमिट जो रिएक्शन है उसको याद कर लेते हैं। हेमिट रिएक्शन, हेमिट इक्वेशन जो है, नॉट हेमिट रिएक्शन, हेमिट इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल हम किसी भी रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं कि log K/KH, यूजुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया जाता है, तरह तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स लिए जाते हैं और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा जो डीप्रोटोनेशन यानी एसिडिटी इसकी कैसी है, उसको हम दो कांस्टेंट्स जो हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट जिसको सिग्मा कहते हैं और रो जो रिएक्शन कांस्टेंट्स होते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन दोनों की सहायता से इस रिएक्शन के रेट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो प्लस वैल्यूज़ होंगे रो के कांस्टेंट्स के, और इसी तरह से हम इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को जो हमें दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ रो इज दैट इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिएक्शन टू द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन मेटा एंड पैरा पोजिशंस। ये क्या कहा गया है? जो ये आप देख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसकी पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा में कुछ भी हो सकता है और जिससे अगर आयनाइजेशन के बाद अगर जो आयन बनता है कार्बोक्सिलेट आयन या बेंजोएट आयन, यहाँ पर आप कह सकते हैं, ज़्यादा सही वही होगा। तो ये जो बेंजोएट आयन है वो अगर स्टेबल है तो ज़्यादा मात्रा में ये बनेगा, और अगर ऐसा होता है तो रो की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। वो ऐसा इसलिए ज़्यादा मात्रा में कब बनेगा? जब सब्स्टिट्यूएंट इस माइनस चार्ज को डीलोकलाइज करने में मदद करेगा। तो ऐसे में जो रो की वैल्यू है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होती चली जाएगी। अदरवाइज अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इस आयन को, बेंजोइट आयन को डीस्टेबलाइज करता है तो ऐसे में रो की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती चली जाएगी और वो दिखाएगा कि ये फेवरेबल सब्स्टिट्यूएंट या फेवरेबल कंडीशन नहीं है एसिडिक बिहेवियर जो बेंजोइक एसिड का वो प्रदर्शित करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप देखिए कि सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रो, साइन ऑफ रो इज़ अगर पॉजिटिव है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, साइन ऑफ रो अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये कुछ नोट्स बनाने के लिए आपको ये मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप अगर नोट बनाना चाह रहे हैं तो, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, व्हेन P रो इज ग्रेटर देन 1 द रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू द सब्स्टिट्यूएंट देन बेंजोइक एसिड एंड नेगेटिव चार्ज इज बिल्ड ऑन द TS ऑफ RDS। तो अगर रो की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के प्रति जो रिएक्शन है वो बेंजोइक एसिड का वो ज़्यादा सेंसिटिव है और नेगेटिव चार्ज बिल्डिंग अपॉन TS इन द TS ट्रांजिशन स्टेट में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के नेगेटिव चार्ज बन रहा है। ठीक उसके जैसे उल्टा जो है वो, अगर रो की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो लेस सेंसिटिव
टू सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के प्रति ये ज़्यादा संवेदनशील रिएक्शन नहीं होगा। हमने आपको बताया है कि अगर रो की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइजेशन उसका हो रहा है, रिएक्शन फेवरेबल होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेमेट रिएक्शन कांस्टेंट, तो ये हमको तीन हमको सबस्ट्रेट्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उनमें लगाया हुआ है, ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, और ये आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का है। हमसे पूछा क्या क्या है, हेमेट रिएक्शन कांस्टेंट रो फॉर द डी प्रोटोनेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि एक डी प्रोटोनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन गया तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लग गया है, और ऐसे में जो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा वो कितना स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो वो स्टेबल, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, रो की वैल्यू उतनी पॉजिटिव होगी, यानी रो की वैल्यू उतनी ज़्यादा पॉजिटिव में होगी। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, देखिए यूँ तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो देखते ही आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रो की वैल्यू होगी वो ए की होगी, उसके बाद बी की होगी, उसके बाद सी की होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ अगर हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव लिखते हैं, इसको हाइड्रोजन को अगर हटा के नेगेटिव लिखते हैं, स्टेबिलिटी देखिए कि ये यूँ और यूँ, प्लस इसके बाद ये जो बेंजीन रिंग है वो भी इसको डिस्टेबलाइज, इसको जो भी अगर अपना हो, तो बेंजीन रिंग जो है वो प्लस आई प्रभाव नहीं देगा। ये CH2 जो है वो प्लस आई प्रभाव देगा, ये CH2 वो प्लस आई प्रभाव देंगे। यहाँ पर दो कार्बन है जो प्लस आई प्रभाव देंगे। प्लस आई प्रभाव देंगे का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आगे पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा। उसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज की नेगेटिविटी को और बढ़ाएंगे, ना कि उसको फैलाएंगे पूरे रिंग में। तो ऐसी हालत में हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो ये होगा, क्योंकि इस पर दो कार्बन हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इस कार्बन की ओर। यहाँ पर एक कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो उसका मतलब नेगेटिव चार्ज की नेगेटिविटी यहाँ कम है और यहाँ मैक्सिमम है। अगर नेगेटिव चार्ज की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल है, और अगर ज़्यादा अनस्टेबल है तो रो की वैल्यू जो है वो कम होगी, जैसा कि हम यहाँ पर सी की देख रहे हैं। तो बी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप इस तरह से समझें, ये देखिए तीनों एसिड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनके एसिड्स के जो प्रोटोन डी प्रोटोनेशन किया हुआ है तो हमको ये मिले हैं। आप देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका होगा, यहाँ पर इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो रो की वैल्यू और कम होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के होते ही ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके और नेगेटिव चार्ज चले आ रहे हैं, तो उसका मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो कार्बोक्सिलेट बेंजोइट आयन है और ये COO माइनस है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये। तो रो की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें, और उससे भी कम इसमें होगा, जैसा कि हमने आंसर बताया है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये है क्विनोलिन सिंथेसिस का रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, फ्रिडलैंडर नेम रिएक्शन है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें दो कंडीशंस होते हैं, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक, और जो ये प्रोडक्ट है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। उसका मतलब ये H2SO4 ACOH रिफ्लक्स के द्वारा बना गया है। तो ये जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है, और ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है। कैसे पता किया? काइनेटिक प्रोडक्ट है ये, जो है काइनेटिक प्रोडक्ट है। टेम्परेचर देखिए इसमें कम है, यहाँ रिफ्लेक्स किया गया है, और रिफ्लेक्स यानी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, और बी कंडीशंस जो दिए हुए हैं, बी से हमें
क्यू प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है इसका आपको देखना पड़ेगा मैकेनिज़्म। तो ये फ्रेडलैंडर सिंथेसिस है जिससे कि हम क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त करते हैं और इसका जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये फ्रेडलैंडर सिंथेसिस दोनों ही है। क्विनोलिन इसमें बना हुआ है और ये देखिए ये रिफ्लक्स, यहाँ रिफ्लक्स नहीं लिखा हुआ, FLUX रिफ्लक्स, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो रिफ्लक्स ज़रूर लिख लें। और ये प्रोडक्ट यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है वाया इनॉल, और यहाँ पर ये इनोलेट आयन है उसके द्वारा ये रिएक्शन काइनेटिक रिएक्शन हो रही है। सो इसलिए जो ऑप्शन था हमारा बी, दैट वाज द राइट ऑप्शन, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। और इसको आपको ये नोट करके रखना है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंडीशंस को। दिस इज थर्मोडायनेमिक एंड दिस इज काइनेटिक कंडीशंस। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।